नेपाल में आए 6.4 तीव्रता के भूकंप में 120 से अधिक लोगों की मौत, करीब 150 घायल। अभी और बढ़ सकता है आंकड़ा। दिल्ली सहित भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर की बात। द्विपक्षीय मुद्दों सहित पश्चिम एशिया की स्थिति पर किया विचार विमर्श। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चढ़ने लगा चुनावी प्रचार का रंग। आज दुर्ग और रतलाम में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रैली, तो वहीं राहुल गांधी भी जगदलपुर और खरसिया में संभालेंगे प्रचार अभियान की कमान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आज जनसभा और रथ यात्रा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रीवा और सेमरिया समेत कई क्षेत्रों में करेंगे रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे बालाघाट और डिंडोरी में कांग्रेस का करेंगे प्रचार। लगातार जहरीली धुंध की मोटी परत में डूबी दिल्ली। गंभीर श्रेणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक। एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहर भी प्रदूषण की चपेट में। इजरायल ने अस्थायी संघर्ष विराम की अपील ठुकराई। कहा पहले अगवा किए गए इजरायली नागरिकों को लौटाए हमास। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज दो मुकाबले, न्यूजीलैंड पाकिस्तान और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी भिड़ंत। कल खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने नीदरलैंड्स को दी मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। और इस वक्त की बड़ी खबर नेपाल से। नेपाल में कल देर रात आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई और इस तबाही की वजह से कई लोगों की मौत भी हुई। आपको बता दें 120 से ज्यादा लोगों की मौत इस भूकंप की वजह से हुई है। भूकंप में लगभग 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मृतकों और घायलों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त नेपाल से। रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में सबसे ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिला। भूकंप में ढह गए कई मकान और इमारतें। जाजरकोट के लामीडंडा इलाके में 10 किलोमीटर गहराई पर था भूकंप का केंद्र। 6.4 तीव्रता वाले भूकंप से भीषण तबाही देखने को मिली, जिसका असर भारत पर भी हुआ है। नेपाल में भूकंप से भारी तबाही हुई है, जिसमें 100 से ज्यादा यानी कि 120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तकरीबन 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त नेपाल से आ रही है। भूकंप में लगभग 150 लोग घायल हुए हैं। कल रात 11:30 बजे के करीब यह भूकंप आया। मृतकों और घायलों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य इस वक्त जारी है। आपको बता दें रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है और इस भूकंप में कई मकान और इमारतें ढह गए हैं। नेपाल में कल देर रात आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। ताजा खबर के मुताबिक 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 150 लोग घायल हैं। भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई है। यहां कई इमारतें ढह गई हैं। जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। मलबे में अब भी कई लोग दबे हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेपाल के गृह मंत्रालय के अनुसार अन्य जिलों से भी कई लोगों के घायल होने और संपत्ति के नुकसान होने की खबरें हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। राष्ट्रीय भूकंप माप केंद्र ने बताया कि भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के लामीडांडा इलाके में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। और वहीं दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई राज्यों में भी देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रात 11:32 पर 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र नेपाल में था। भूकंप से किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है भारत में।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को उनके कार्यकाल का 1 साल सफलतापूर्वक पूरा होने पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, उभरती प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय व्यापक रणनीति साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके साथ ही पश्चिम एशिया क्षेत्र के विकास और इजरायल और हमास के बीच संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों की जान के नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। वो क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, स्थिरता और निरंतर मानवीय सहायता की आवश्यकता पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र के विकास पर विचार साझा किए। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों की जनहानि पर गहरी चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही सुरक्षा और मानवीय स्थिति के शीघ्र समाधान का आह्वान किया। उन्होंने इस क्षेत्र में स्थायी शांति, सुरक्षा और स्थिरता के महत्व पर बल दिया। उन्होंने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करते रहने को लेकर प्रतिबद्धता भी दोहराई। और इसी के साथ ही समाचार में अभी रुक रहे हैं एक विराम के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1। कॉल करें 1-800-313-1212। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार और आइए अब नजर डालते हैं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर हमारे खास कड़ी जनादेश के जरिए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार का रंग गहराने लगा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों में चुनावी माहौल को और गर्म करेंगे। उनकी पहली रैली छत्तीसगढ़ के दुर्ग में होगी। दुर्ग वो इलाका है जो मौजूदा मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पाटन से वो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके अपने भतीजे विजय बघेल से उनका मुकाबला है। दुर्ग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का रुख करेंगे और दोपहर करीब 3:15 बजे रतलाम में उनकी जनसभा होगी। रतलाम जिले की विधानसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन बागी नेताओं ने दोनों ही पार्टी के समीकरण कुछ हद तक बिगाड़ दिए हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। भाजपा ने मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को घेरने के लिए जो प्लान तैयार किया है वो आज जमीन पर नजर आने वाला है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रतलाम में रैली करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी रथ पर सवार होकर भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने की कोशिश में होंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर जिले में चुनाव प्रचार पर रहेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 4 जनसभाएं और 2 रोड शो करेंगे।
वहीं चुनावी राज्यों में विपक्षी दल कांग्रेस ने भी महाजनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। आज पार्टी अध्यक्ष मध्य प्रदेश के बालाघाट और ढिंडोरी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी लगातार प्रचार अभियान को धार देने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और खरसिया में चुनावी रैली करेंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के आदिवासी बेल्ट कुक्षी में रैली की शुरुआत करेंगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 70 से ज्यादा चुनावी रैलियां करेंगे। इसके अलावा दिग्विजय सिंह और चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस नेता अजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, जीतू पटवारी भी रैलियां करेंगे और संबोधन करेंगे। एक बार फिर बात करते हैं भूकंप की और नेपाल के भूकंप पर अन्नपूर्णा से संवाददाता श्वेता सिंह तारापानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। श्वेता, जानना चाहेंगे इस वक्त क्या हालात हैं? राहत और बचाव कार्य जारी है, ऐसे में किस तरीके की सुरक्षा वहां पर नागरिकों को दी जा रही है और अभी की जो स्थिति है वो क्या है? पराक्रम, अभी जहाँ तक अपडेटेड खबर है, मैं अभी ताड़ापानी से हूँ। यहाँ पर भी भूकंप के बड़े तेज झटके रात को महसूस हुए थे। आप इमेजिन करें कि बहुत सभी भयभीत थे। जाजरकोट एपिसेंटर था जहाँ 44 लोग मर चुके हैं, ये वहाँ के डीएसपी संतोष रोका ने कंफर्म किया है। रुक्कुम डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ और अभी अगर कुल मिला के 2 जिला ही हम देखें तो 80 लोग मारे गए हैं रुक्कुम और जाजरकोट में, और 144 लोग लगभग घायल हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल हेल्थ वर्कर्स के साथ सुबह 7:30 बजे रवाना हो चुके हैं करनाली प्रोविंस के लिए। तो अभी वहां पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो राहत कार्य के लिए वहां जो प्रशासन है एक्टिव है और फर्दर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। श्वेता, बताया जा रहा है कि कई लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे में जो मृतकों की संख्या है उसका आंकड़ा भी बढ़ सकता है। इस पर क्या अपडेट है आपके पास? जी 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 पराक्रम, जैसा कि मैंने बताया कि अभी 80 लोगों की मौत की खबर हमें प्राप्त हुई है जी 2 जिलों से, रुक्कुम और जाजरकोट। तो ये 2 जिलों की बात है। जैसे मैंने बताया कि मैं अभी अन्नपूर्णा के पास ताड़ापानी में हूँ, यहाँ तक मुझे तेज झटका महसूस हुआ है भूकंप का जी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो कि एपिसेंटर है वहां पर कितनी क्षति हो सकती है। तो मलबे में और लोग मिल सकते हैं, तो जैसे ही अपडेट मिलता है बात हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे सहयोगी श्वेता सिंह ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उन्होंने भूकंप की जो ताज़ा स्थिति है उसकी जानकारी हमारे साथ साझा की। श्वेता, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और समाचार में फिलहाल रुक रहे हैं एक और विराम के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज़। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। इससे पहले कल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में त्योंथर, रीवा, सिरमौर और सिमरिया में चुनावी जनसभा की। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगापुर जिला के टीकमगढ़ में चुनावी रैली में दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नीमच जिले में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के दिग्गज प्रदेश भर में जनसभाएं कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में त्योंथर, रीवा, सिरमौर और सेमरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी रैली में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हम उस पार्टी की संस्कृति से नहीं आते हैं जो झूठे वादे करके, गुमराह करके आपको छलावे में डालकर वोट लेते हैं। हम उस पार्टी की संस्कृति में से नहीं आते हैं जो झूठे वायदे देकर, गुमराह करके, भुला करके, आपको छलावे में डाल करके वोट लेते हो। हम उस पार्टी की संस्कृति से आते हैं जो 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड रख करके बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगापुर जिला के टीकमगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने जो वादा किया वो निभाया है।
दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कौन जय कौन वीरू पता नहीं, अपनी कला को छुपाने के प्रयास कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस तो बिखर रही है, वहां तो जय और वीरू की लड़ाई चल रही है। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं से कि भाई दिग्विजय को दिग्विजय रहने दो, कमलनाथ रहने दो। बोल नहीं, जय वीरू की जोड़ी है ये तो शोले फिल्म के गाने गाओ या चुनाव लड़ने का को आ गए। ये कुछ नहीं कर सकते। इन्हें टीकमगढ़ को, खड़गापुर को कुछ नहीं दिया सिवाय बर्बाद करने के। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी सहित विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कोई उनको चिट पकड़ा देता है तो बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में 80 सांसद पिछड़े वर्ग से हैं और विधायक भी पिछड़े वर्ग से सबसे ज्यादा हैं। बिहार में जनगणना जो हुई है उसमें बहुत गड़बड़ी हुई है, अति पिछड़ों के हक को मारा गया। मुझे गर्व है हमारी पार्टी पर कि हमारे 80 सांसद पिछड़े हैं भाजपा के। सबसे अधिक संख्या में विधायक ओबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड भाजपा के हैं। सबसे बड़ी संख्या में एसटी एससी भाजपा के हैं। बड़ी संख्या मुख्यमंत्रियों को बनाया, प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नीमच जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है, वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को कई मुद्दों पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर पेपर सॉल्वर गैंग पर नकेल कसेंगे। नया भर्ती कानून लेकर आएंगे जिसमें 10 साल तक की सजा होगी इन पेपर सॉल्वर गैंग्स की। जो इरादा कत्ल की सजा होगी वही सजा, क्योंकि एक बच्चे के भविष्य को रोकना उसके भविष्य का कत्ल करना है। एमपी विधानसभा चुनाव में नामांकन वापस करने के आखिरी दिन बड़ा उलटफेर हुआ है। कई बागियों ने अपना नाम वापस ले लिया है, वहीं कई बागी अभी मैदान में डटे हुए हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे का है। नंद कुमार सिंह चौहान शिवराज सिंह के दोस्त भी रहे हैं। उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही बुरहानपुर से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी पार्टियां चुनावों में अपना पूरा जोर लगा रही हैं। अब देखना ये है कि जीत का सेहरा किसके सर बंधता है और जनता का साथ किसको मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार खराब स्थिति में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई क्षेत्रों में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। आनंद विहार इलाके में AQI 448, जहांगीरपुरी में 421, द्वारका सेक्टर 8 में 435 और IGI एयरपोर्ट के आसपास AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से अब सांसों पर संकट आ गया है। गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी दिल्ली ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में अगले कुछ हफ्तों प्रदूषित हवा से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। कोहरा बहुत है सर, इसलिए बचने के लिए हमें करना पड़ेगा। मास्क लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक को मैं यही कहूँगा कि मास्क लगाना सुबह सेहत के लिए सबसे अच्छा है। यही हमारा तरीका है। आंखों में जलन हो रही है, मुंह में अंदर जा रहा है, कड़वापन लग रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लोग अपनी वजह से जो है जो करते हैं, जो जलाते हैं, पॉलीथीन जला देते हैं, उससे भी पोल्यूशन होता है। लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो जलाने वाली चीज़ नहीं उसको भी जला देते हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि हमारे जो सहयोगी हैं चंद्रशेखर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, समझना चाहेंगे आपसे, स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वायु प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर है, लेकिन ऐसे में जो हालात हैं उनको सुधारने के लिए जो प्रशासन है,
जो व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी क्या भूमिका है? देखिए, व्यवस्थाओं की अगर आप बात करते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार उसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है, क्योंकि लोग जनता चुनकर उनको भेजती है कि उनकी समस्याओं का निदान हो। और ये ऐसी समस्याएं हैं जो कि भुलाई गई समस्याएं हैं। आपके पास पंजाब में सबसे ज्यादा जो पराली है वो जल करके दिल्ली और उसकी आबो हवा को जो है वो खराब कर रही है। रोज मामले आ रहे हैं। हम मान सकते हैं कि आप अगर इसको राजनीतिक रंग देना चाहें, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, अगर वो राजनीतिक रंग भी देना चाहें तो भी पंजाब में तो उनकी सरकार है। एमसीडी में वो कहते थे कि एमसीडी हमारे पास नहीं है तो हम इसको लुक आफ्टर नहीं कर सकते, हम इसमें काम नहीं कर सकते। तो अब तो एमसीडी भी आपके पास है। तो अगर दोनों ही व्यवस्थाएं आपके पास हैं तो आपने क्यों 1 साल तक इसका इंतजार किया? और अभी भी जो काम हो रहे हैं, जो अभी भी जो मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं, वो मेजरमेंट्स इसलिए हैं ताकि ये एक्यूआई लेवल थोड़ा सा कम हो सके। ये नहीं है कि इसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके या फिर लोगों को उस प्रकार से राहत दी जा सके। अभी भी जिस प्रकार से स्कूल बंद किए गए हैं या फिर जो छिड़काव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं या निर्माण को रोकने की बात की गई है, ये मेजरमेंट अपनाए गए हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि केवल अभी जो उन पर जिस प्रकार से पार्टी जो सरकार के ऊपर किस प्रकार से लोग लगातार हावी हो रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं, उससे बचा जा सके। वो केवल अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा जो है वो आम जनता को से झेलना पड़ रहा है। सितंबर में जिस प्रकार से आपने कहा कि दिल्ली हो गई है, तो इसका एक राजनीतिक रूप से भी उनको चाहते तो पंजाब सरकार से वो बात कर सकते थे। और इसका एक जो है वो एक ऐसा हल निकालना होगा ताकि आप हर साल आप इस प्रकार से जीने के लिए, आबो हवा में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो इसके लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से उनको बैठना होगा और उनको कोशिश करनी होगी कि साल भर का ये एक प्रैक्टिस है कि आप अपनाएं और दिल्ली को मजबूर नहीं कर सकते हैं आप इस प्रकार से जीने के लिए, यहाँ के लोगों को जीने के लिए। और दिल्ली ही नहीं बल्कि इसके आसपास की जो इलाके हैं उनको भी आपने एक तरीके से गैस चैम्बर ने बदल दिया है। और सांसें जो है वो ऐसा लग रहा है कि आप रुक के ले रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ले पा रहे हैं, जिसका खामियाजा न सिर्फ बच्चों को हो रहा है बल्कि बुजुर्गों को हो रहा है और यहाँ के आम निवासियों को हो रहा है। और वो अगर राजनीतिक रूप में आप देंगे तो वो आपके वोटर भी हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो कम से कम आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। सरकार होने के नाते आपको इसका जिम्मेदारी लेनी होगी और जिम्मेदारी सिर्फ आप अभी भर की नहीं, ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी पूरे साल भर की कि आप दिल्ली की आबो हवा को मेंटेन करें, इसको बनाए रखें। 50 से ऊपर आपका एक्यूआई लेवल नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ जा रहा है, यहाँ तो 400 से ऊपर जा रहा है। और अगर 400 से ऊपर जा रहा है तो उसका अचानक खामियाजा कौन भुगतेगा? वो आम जनता भुगत रही है। ठीक, ऐसे में सरकार को संवेदनशील होने की जरूरत है और इसको बैठ करके इसका सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। बिल्कुल चंद्रशेखर, जहरीली धुंध की मोटी परत के बीच दिल्ली वासी सांस लेने को मजबूर हैं। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर और हम भी और दूसरे दिल्ली वासी भी जो सुबह सुबह अपने गंतव्य के लिए निकलते हैं ऑफिस के लिए, वो बड़ी परेशानियों और दिक्कतों के बीच वो अपने काम पर जा पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जहां सांस लेना दूभर है, वो आप अंदाजा लगाइए, कमोबेश हर साल हम इस पर चर्चा करते हैं, इस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जिम्मेदार जो हैं, जो सरकार है, उन पर यह सबसे बड़ा सवाल या निशान है। एक तरफ दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कुछ शहर वायु प्रदूषण से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में तमिलनाडु के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। चेन्नई और अन्य जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश के कारण मदुरई और शिवगंगा जिले के स्कूल आज बंद रखे गए हैं। तो स्थिति आपने देखी, हालात बहुत बुरे हैं। और ऐसे में अब त्योहार आने वाले हैं। दीपावली का जो त्योहार है वो सबसे बड़ा त्योहार है, उसकी भी तैयारियों में लोग जुटे हैं। ऐसे में वायु प्रदूषण जो है वो हालात बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे चंद्रशेखर इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ समाचार में अभी रुक रहे हैं एक और विराम के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज़। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। 15 नवंबर को देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों को और उनके बलिदानों को याद किया। इसी कड़ी में पेश है हुल आंदोलन और सिद्धू कान्हू मुर्मू की कहानी, जिनके नाम पर दुमका में
सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। सिद्धू कान्हू ने समानता की आवाज उठाई। हमें गर्व है कि जन योद्धा टंट्या भील ने हमारी धरती पर जन्म लिया। सिद्धू और कान्हू मुर्मू स्वतंत्रता आंदोलन के दो ऐसे वीर पुरुष हैं जिन्होंने अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों को अपने तीर धनुष के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू सगे भाई थे जिन्होंने 1855 और 1856 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। सिद्धू कान्हू मुर्मू का जन्म भोगनाडीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड में है। सिद्धू मुर्मू का जन्म 1815 में हुआ था, जबकि कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 में हुआ। सिद्धू कान्हू ने 1855-56 में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की, जिसे संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। 30 जून 1855 को भोगनाडीह में संथालों की सभा हुई, जिसमें 400 गांवों के 50,000 संथाल एकत्रित हुए। इसमें सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री चुना गया। संथाल विद्रोह भोगनाडीह से शुरू हुआ, जिसमें संथाल तीर धनुष से लैस होकर अपने दुश्मनों पर टूट पड़े, जबकि अंग्रेजों की तरफ से इसका नेतृत्व जनरल लॉयड ने किया। इस मुठभेड़ में 2 दारोगा महेश लाल और प्रताप नारायण की हत्या कर दी गई। इससे अंग्रेजी शासन डर गया। संथालों के कहर से बचने के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया गया। हालांकि बाद में अंग्रेजों और संथालों की इस लड़ाई में संथालों की हार हुई, क्योंकि ये लोग तीर धनुष से लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे। इस मुठभेड़ के बाद सिद्धू कान्हू को फांसी दे दी गई। सिद्धू को अगस्त 1855 में पंचकठिया नामक जगह पर बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई, जिसे शहीद स्थल के तौर पर जाना जाता है। कान्हू को उनके जन्मस्थल भोगनाडीह में फांसी दी गई। भले ही दोनों भाई संथालों की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, लेकिन उनके बलिदान को आज भी याद किया जाता है। हूल क्रांति ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था। आज भी 30 जून को भोगनाडीह में हर साल हूल दिवस पर विकास मेला लगाया जाता है और वीर बंधु सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद सिद्धू कान्हू को आज हम भी नमन करते हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं मौसम के हाल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।